वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हैं कंप्यूटर के। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में उन क्वेश्चंस को लेंगे। कंप्यूटर के ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ज़्यादातर इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो इसकी फुल फॉर्म है ना, डेफिनेशन ही फुल फॉर्म, ALU की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ALU किसके लिए स्टैंड करता है? ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपको याद रखनी है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है, ये एक पॉइंट या एक क्वेश्चन का रूप है कि एक पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो नंबर ऑफ चिप्स को यूज़ करता है जो कि उसके सर्किट बोर्ड पे लगे हुए होते हैं, माउंटेड होते हैं। उस सर्किट बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? उस सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि एक पर्सनल कंप्यूटर जो है वो नंबर ऑफ चिप्स को यूज़ करता है जो कि उसके सर्किट बोर्ड के ऊपर माउंटेड होते हैं। उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, उस सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है? वो एक टाइप ऑफ ब्राउज़र है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, उसमें से आप कोई पूछ सकते हैं कि इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो आपको बताना होगा कि वो एक ब्राउज़र है। वो ब्राउज़र है। क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर? ब्राउज़र है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो POP3 है एंड IMAP है, ये ईमेल अकाउंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, टाइप ऑफ ईमेल अकाउंट्स हैं, या कहें हम कि ये दो तरीके के ईमेल अकाउंट्स हैं जिनको हम क्या कहेंगे, जिनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड, एक ही को कनेक्टेड होना होता है सर्वर के साथ में रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए ईमेल को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो POP3 और IMAP हैं ये ईमेल अकाउंट्स हैं जिनके अंदर एक ही को जो है कनेक्टेड होना पड़ता है सर्वर से, एक ही इंसान को कनेक्टेड होना पड़ता है सर्वर से सेंड या रिसीव करने के लिए ईमेल को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिए आपको, पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा, C++। तो इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। पास्कल, जावा, C++ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट्स, कितने मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होते हैं 3 डिजिट डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए? तो वो मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इक्वल होते हैं 10 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेसिमल नंबर है इसीलिए यहाँ पे 10 आएगा बेस या मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स। अब ये समझने के लिए आप नीचे टेबल देखिए, यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है। अगर यहाँ पे आपको पूछा होता बाइनरी नंबर, 3 डिजिट बाइनरी नंबर, तो वो 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें बेस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपको बेस याद रखना है कि यहाँ पे मान लीजिए 3 डिजिट डेसिमल नंबर या 4 डिजिट डेसिमल नंबर आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही नंबर्स आते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 आता है, यहाँ पे 0 to 1 आता है बाइनरी में, डेसिमल में 0 to 9 आता है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 आता है। इसीलिए उसका बेस 8 है। तो इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 ऑक्टल नंबर जो है वो कितना इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो वो 8 के इक्वल होगा। और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 16 होता है। यहाँ पे 0 to 15 के अंदर कोई भी नंबर आ जाता है, इसको 0 to F से भी डिनोट किया जाता है, जो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको। तो आपको ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। यहाँ पे 3 डिजिट डेसिमल नंबर की जगह पे 3 डिजिट ऑक्टल नंबर सिस्टम भी दिया हो सकता है, तो वो इक्वल होगा 8 के। अगर यहाँ पे हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है तो वो होगा 16 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे अगर 3 बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है कि 3 डिजिट बाइनरी नंबर, तो वो तो हो ही नहीं सकता।
वो तो ये फिर नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आंसर नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। अगर आपसे 2 डिजिट बाइनरी नंबर पूछते हैं तो उसका बेस 2 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसको 0 to F भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि जो TCP या IP होती है वो नेसेसरी होती है इफ़ वन इज़ टू कनेक्ट टू द, वो किसके लिए नेसेसरी होती है? अगर एक इंसान किससे कनेक्टेड हो उस टाइम पे TCP और IP ज़रूरी होते हैं। तो वो होता है कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमें TCP और IP की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद में अगला पॉइंट है कि ईच करेक्टर ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड जो हमारा कंप्यूटर का होता है उसके ऊपर करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हैज़ एन ASCII वैल्यू, उनकी ASCII वैल्यू होती है जो किसके लिए स्टैंड करती है? ASCII की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ये स्टैंड करती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, ये आपको याद रखना है। इसको वापस देखते हैं कि हर एक जो करेक्टर होता है हमारे कीबोर्ड के ऊपर ऑफ कंप्यूटर वो एक ASCII वैल्यू, उसकी एक ASCII वैल्यू होती है। और ASCII वैल्यू किसके लिए स्टैंड करता है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो वो हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट देखते हैं कि जो टर्म DAVP है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? DAVP की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। आगे बढ़ते हैं। जो टर्म TRP होती है ना, हम सुनते हैं कि भाई टीवी की एक शो की इतनी TRP गई है, तो वो जो टर्म TRP है वो टीवी शो से एसोसिएटेड होती है, लेकिन उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? TRP की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। TRP की क्या फुल फॉर्म होती है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो AIR। तो AIR की फुल फॉर्म भी याद रख लो, ऑल इंडिया रेडियो। जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता है उसका नाम कब रखा गया था? तो वो रखा गया था 1936 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इन इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स, इंडिया के अंदर टीवी प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है? तो वो है PAL, ठीक है। PAL सिस्टम को यहाँ पे टीवी प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए टीवी पे PAL जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो वो है ऑडियो विजुअल 2 वे कम्युनिकेशन। ऑडियो भी यूज़ होती है, विजुअल भी यूज़ होती है, और 2 लोगों के बीच में या ग्रुप और एक इंसान के बीच में का जो कम्युनिकेशन है वो टेक प्लेस करता है। इसलिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो ऑडियो विजुअल 2 वे कम्युनिकेशन मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो MC नेशनल यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म की और कम्युनिकेशन की, वो कहाँ लोकेटेड है? ये भी क्वेश्चन कई बार 1-2 बार आया है कि जो MC नेशनल यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म की और कम्युनिकेशन की वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो भोपाल में लोकेटेड है, भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो टर्म DNS है वो किसके लिए स्टैंड करती है? DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम, DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, IPv4 एंड IPv5 ये एड्रेसेस हैं और ये कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। हम बोलते हैं ना IP एड्रेस, वो वाले ये एड्रेसेस हैं और ये कंप्यूटर्स को इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट ये होगी कि जो नंबर ऑफ़ बिट्स IPv4 के लिए हमें चाहिए होते हैं, IPv4 एड्रेस के लिए जो हमें नंबर ऑफ़ बिट्स चाहिए होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बिट्स हमें IPv6 के लिए चाहिए होते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं वो कि आप बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपकी जो सही स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि जो IPv4 की बिट्स हैं वो कम रिक्वायर्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू द IPv6 की बिट से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम मशीन लैंग्वेज में किसकी मदद से बदल सकते हैं?
जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लैंग्वेज में किसकी मदद से बदल सकते हैं, तो वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर की हेल्प से हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है HTML क्या क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, तो HTML वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज इन मोबाइल फ़ोन्स, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है। आपके ऑप्शंस हैं विंडोज़ विस्टा, एंड्रॉयड, विंडो XP या ऑल ऑफ द अबव। अब जो विंडो विस्टा और विंडो XP है वो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, तो इसीलिए जो एंड्रॉयड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे मोबाइल में यूज़ होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि YX रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को, Y नंबर को इन बेस X। ठीक है, यहाँ पे Y नंबर है और उसका बेस X है, तो कौन सा फॉलोइंग नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट होगा सबके। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट होगा 111 का बेस 2। क्यों स्मॉलेस्ट होगा 2, क्योंकि बाकी सारे बेस बड़े हैं। आप ध्यान से देखिए, ये हमने अभी जब हमारा वो बाइनरी सिस्टम वाला करा था हमने टेबल, उसके अंदर भी कैसे जा रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी है, डेसिमल है और ऑक्टा है, हेक्सा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 8 का बेस, 10 का बेस और 16 का बेस ज़्यादा है, इसीलिए जो 2 का बेस है, जो बेस 2 है वो स्मॉलेस्ट है, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ रहे हैं ना कि y का बेस x है, y नंबर है, x बेस है, तो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको वैल्यू दी होती है तो वो वैल्यू को आपने सॉल्व करना होता है, और अब वो सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कैसे इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है और आंसर निकाले जाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर्स के साथ आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नंबर दे दिया 4 और 4 की का बेस दे दिया 10, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो प्रॉपर न्यूमेरिकल सेशन है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ। जब कम्युनिकेशन खुद के साथ में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट कम्युनिकेशन का है। वैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर्स डिस्कस कर रहे हैं, पर ये भी पॉइंट याद रख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन जब हम खुद के साथ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंटर पर्सनल नहीं बोलते हैं, इंट्रा पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो टर्म SITE है उसकी फुल फॉर्म क्या है। SITE की फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट है SITE की फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच लैंग्वेज ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर हैं उनका सर्कुलेशन होता है हाई लेवल पे। तो हाई लेवल पे जो सर्कुलेशन होता है कौन सी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स का, तो वो है हिंदी, वो इंग्लिश नहीं है। ठीक है, वो है हिंदी। हमारे इंडिया में ये पूछ रहे हैं कि जो लैंग्वेज है जिसके अंदर न्यूज़पेपर का हाईएस्ट सर्कुलेशन होता है तो वो हिंदी लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि जो एस्पेक्ट रेशो होता है टीवी स्क्रीन का वो कितना होता है। एस्पेक्ट रेशो टीवी स्क्रीन का होता है 4:3। ये भी आपको याद रखना है कि जो टीवी स्क्रीन है उसका एस्पेक्ट रेशो कितना होता है 4:3। नेक्स्ट है फोटो ब्लीडिंग मीन्स। फोटो ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, फोटो ब्लीडिंग का मतलब होता है फोटो कलर एडजस्टमेंट। फ़ोटो ब्लीडिंग से कई बार हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए फ़ोटो ब्लीडिंग से कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये है क्या। तो फ़ोटो ब्लीडिंग का मतलब याद रखना है कि ये फ़ोटो कलर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाइल डिज़ाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, जब हम कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करते हैं तो फीड फॉरवर्ड स्टडीज़ किसके द्वारा कंडक्टेड होती हैं, तो वो कम्युनिकेटर के द्वारा कंडक्टेड होते हैं। क्योंकि याद रखना कि कम्युनिकेशन जो है वो एक अलग पार्ट नहीं है, कम्युनिकेशन कंप्यूटर में भी होता है। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं और कंप्यूटर में भी आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का पार्ट आ रहा है कि जब हम कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करते हैं फीड फॉरवर्ड स्टडीज़ के लिए, तो वो किसके द्वारा कंडक्टेड होती हैं, वो एक कम्युनिकेटर के द्वारा कंडक्टेड होती हैं।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी देखती है टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की? टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की क्वालिटी को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है इंडिया के अंदर? तो वो है AICTE। कौन देखती है? AICTE। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लैन। लैन जो है वो किस तरीके का नेटवर्क है? तो वो ईथरनेट है, इंटरनेट नहीं, ईथरनेट है वो। ठीक है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि लैन इनमें से किस टाइप का है या किस टाइप का नेटवर्क है, तो वो है ईथरनेट। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो 100% हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, हर पेपर में ये क्वेश्चन आया है। ये होता है CC BCC, जो हमारे ईमेल एड्रेस होते हैं ना, उससे रिलेटेड होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राम ने शाम को भेजी, राम फ्रॉम है, शाम टू है, CCC में किसकी आईडी है, BCC में किसकी आईडी है, तो BCC वाला किसको देख सकता है या CC वाला किसको देख सकता है। तो ये कंसेप्ट अभी हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, फ्रॉम, जब हम आप अपना ईमेल आईडी खोल लीजिएगा, कंपोज करते हैं ना, जहाँ पे अपना मेल कंपोज करते हो उसको खोलें ना, वहाँ पे फ्रॉम का ऑप्शन आता है। फ्रॉम में क्या होता है? फ्रॉम में हम हैं, सेंडर होता है, मैं हूँ, मेरी आईडी फ्रॉम में आएगी। टू में क्या होता है? टू में उसकी आईडी आती है जिसको मैं भेज रही हूँ। यहाँ पे एक और एक से ज़्यादा आईडीज़ आ सकती है, ईमेल आईडीज़। ठीक है, अब टू के ही सामने एक एरो होता है डाउनवर्ड्स या फिर राइटवर्ड्स, उसको क्लिक करोगे तो नीचे CC और BCC का ऑप्शन आ जाता है। CCC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कई बार आपसे CC और BCC की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखनी है कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रॉम ने मेल भेजी, तो टू को भेजी, CC को भेजी और BCC को भेजी। अब BCC को दिखाई देगी क्या जो टू है, CC है, उसकी ईमेल आईडी, या नहीं दिखाई देगी? इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उस कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, जो फ्रॉम वाला होता है, मैंने भेजी है, मैं सेंडर हूँ, मेरी आईडी से मैं भेज रही हूँ, तो मुझे तो सबकी आईडी पता ही होगी, टू की आईडी भी पता होगी, CCC की भी पता होगी और BCC की भी पता होगी। तो जो फ्रॉम वाला होता है वो सबकी ईमेल एड्रेस को देख सकता है अपने फ़ोन पे। ठीक है, लेकिन जो टू वाला होता है, टू वाले को एक तो ये पता चलता है कि किससे आई है, किसने भेजी है, फ्रॉम पता चलता है। ठीक है, और उसको खुद की आईडी भी दिखती है। टू वाले को टू की आईडी तो दिखेगी जिसके पास आया है, प्लस उसको कार्बन कॉपी भी दिखती है कि किस किस को इस जो मेल है इसकी कार्बन कॉपी भेजी गई है। चाहे एक आईडी हो कार्बन कॉपी में या दो आईडी हो कार्बन कॉपी में, उसको दिखेंगी। तो टू वाला जो होता है वो फ्रॉम, टू और CC को देख सकता है। CC वाला जो होता है, जो कार्बन कॉपी वाला होता है, जिनको हमने कार्बन कॉपी भेजी है, अब वो लोग किस किस की आईडी को देख सकते हैं? वो लोग फ्रॉम, टू और CC की आईडी को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो BCC वाला है ना, BCC वाला तो सबको देख सकता है। BCC वाला टू को भी देख सकता है, BCC वाला CC को भी देख सकता है, ठीक है, और फ्रॉम को भी देख सकता है। लेकिन जो सेल्फ BCC है उसको वो सिर्फ खुद को ही देख सकता है, दूसरे वाले BCC को नहीं देख सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि BCC में भी दो आईडीज़ हो सकती हैं कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी हम दो लोगों को भेज सकते हैं। तो जिस इंसान को दो लोगों को हमने भेजी है, ठीक है, पहले वाला इंसान सिर्फ खुद की आईडी देखेगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, उसको सामने वाले की आईडी नहीं दिखेगी। और वैसे ही दूसरे इंसान के साथ होगा कि उसको खुद की दिखेगी, दूसरे वाले की नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि फ्रॉम वाला सबको देख सकता है, ठीक है, और जो टू वाला है वो भी जो है वो BCC को नहीं देख सकता, बाकी सबको देख सकता है। और CC वाला भी सिर्फ BCC को छोड़ के बाकी सबको देख सकता है, और BCC वाला सबको देख सकता है, बस उसको अपने साथ वाले की आईडी नहीं दिखेगी जो उसके BCC सेक्शन में दूसरे वाले को भेजी गई है। तो यही कंसेप्ट है इस वाले क्वेश्चन का। इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो क्वेश्चन आपको ईजिली हो जाएगा, क्योंकि BCC वाले में कई बार लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि उनको लगता है कि BCC वाला किसी को भी नहीं देख सकता है। बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारे
लोगों के चैनल पे ये वाली कंसेप्ट देखा है कि वो लोग ये बोल देते हैं कि बीसीसी वाला जो है वो किसी को देख ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है। बीसीसी वाले को फ्रॉम भी दिखेगा कि किससे आई है, टू भी दिखेगा, सीसी भी दिखेगा, और बीसीसी में खुद की आईडी दिखेगी लेकिन साथ वाले की नहीं दिखेगी। ये कंसेप्ट होता है बीसीसी का। और अगर हम दूसरों के कंसेप्ट से चलते हैं जो आपको गलत बता रहे हैं कि जो बीसीसी है वो किसी को नहीं देख सकता, तो फिर आप अपने एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि बीसीसी इनमें से किसको देख सकता है, बीसीसी सिर्फ अपने साथ वाले को नहीं देख सकता, बाकी तो सबको देख सकता है ना। लेकिन आप उस कंसेप्ट से चलोगे कि वो किसी को ही नहीं देख सकता, तो फिर आप अपना क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, वहाँ लिख दोगे कि वो किसी को ही नहीं देख सकता। तो इस चीज़ को याद रखना है कि फ्रॉम वाला सबको देखेगा, टू वाला बीसीसी को छोड़ के सबको देखेगा, सीसी वाला बीसीसी को छोड़ के सबको देखेगा, और बीसीसी वाला जो है वो टू को, सी को, फ्रॉम को देखेगा, लेकिन बीसीसी वाले को अपनी आईडी के अलावा दूसरे की आईडी नहीं दिखाई देगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है सीक्वेंस का, ये 100% हर एग्ज़ाम में आया है और हर एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सारे जो है ना उल्टे पुल्टे करके दे देते हैं, आगे पीछे करके दे देते हैं, और आपको सीक्वेंस बतानी होती है। अब इसमें सीक्वेंस हम देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहले आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट। अब क्वेश्चन जो आता है ना वो हमेशा टेराबाइट पे आके रुक जाता है, वहाँ पे पेटाबाइट और एक्साबाइट जो होते हैं वो नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको ये टोटल 5 का सीक्वेंस बताना होता है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। लेकिन आप याद कर लीजिए कि पेटाबाइट जो है वो टेराबाइट के बाद आता है और फिर एक्साबाइट आता है। फिर से एक बार सीक्वेंस दोहरा लीजिए, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, और एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं, और एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है, एक बाइट तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 1024 तो सब में ही होता है, ये याद रखना है। बस एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। अब 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, एक गीगाबाइट में पिछले वाला आ जाएगा लास्ट में कि मेगाबाइट लास्ट में आ गया, टेराबाइट में गीगाबाइट लास्ट में आ जाएगा, पेटाबाइट में टेराबाइट लास्ट में आ जाएगा, और एक्साबाइट में पेटाबाइट लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये ज़रूर याद रखना है कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। पीछे वाला जो है वो आगे लिखते जाएंगे हम आंसर के अंदर। ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।